नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। स्वागत है आपका ट्विटर से कार्यक्रम में। नजर करते हैं आज के ट्विटर पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी समिति का उद्घाटन किया। इस मौके पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व डेयरी समिति से किसानों को फायदा होगा। विश्व डेयरी समिति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देना है, बल्कि ये दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आजीविका भी प्रमुख साधन है। मुझे विश्वास है कि यह सम्मेलन विचार, तकनीक, विशेषज्ञता और डेयरी क्षेत्र से जुड़ी परंपराओं के स्तर पर एक दूसरे की जानकारी बढ़ाने और सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। विश्व डेयरी समिति के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान बड़े पैमाने पर उत्पादन से ज्यादा बड़े समूह का उत्पादन की है। डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। मुझे विश्वास है ये समिट आइडियाज, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज और डेयरी सेक्टर से जुड़ी परंपराओं के स्तर पर एक दूसरे की जानकारी बढ़ाने और एक दूसरे से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथियों, आज का यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। ये भी संयोग है कि आज के इस आयोजन से भारत के 75 लाख से ज्यादा डेयरी किसान भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह की समिट के लिए और उसमें लास्ट माइल बेनिफिशियरी हमारे ऐसे ही किसान भाई बहन होते हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट में अपने किसान साथियों का भी स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 17 सितंबर मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री जो आ रहे चीता, जो न केवल भारत बल्कि एशिया महाद्वीप से विलुप्त हो गया था, अब यहां उनका पुनर्स्थापन होगा। आओ चीता, तुम्हारा स्वागत है मध्य प्रदेश के इन मैदानों में। क्या बच्चे, क्या युवा और क्या बुजुर्ग, सभी आतुर है तुम्हारी एक झलक पाने के लिए। सबके मन में अपूर्व उत्साह है तुम्हारे स्वागत के लिए। यह सुंदर चित्र इस उत्साह का एक उदाहरण है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद लाडली भांजियों। उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा कि 2 बाड़े हैं जहां प्रधानमंत्री जी चीतों को छोड़ेंगे, जिनमें वे चीते को क्वारंटीन रहेंगे और बाद में उन्हें बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा। आवश्यक सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी पूरे समर्पण के साथ प्राणपण से एक काम में लगे हुए हैं। भारत सरकार की पूरी टीम व सभी संबंधित विभागों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने चीतों को पुनर्वासित करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन से लेकर हर व्यवस्था मध्य प्रदेश के वन विभाग के साथ मिलकर की। कर्मियों ने शहादत दी है, उनको प्रणाम करता हूं, श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और चीता जो भारत से विलुप्त हो गया था, न केवल भारत से बल्कि एशिया महाद्वीप से विलुप्त हो गया था, अब अफ्रीका से, पहले नामीबिया से और फिर दक्षिण अफ्रीका से भी यहां चीते आएंगे और फिर से चीतों का पुनर्स्थापन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ये मानते हैं
कि ये धरती सबके लिए है, मनुष्यों के लिए तो है ही, वन्य प्राणियों के लिए भी है, पेड़ पौधों के लिए भी है। इसलिए पर्यावरण और वन्य प्राणियों की सुरक्षा उनके मिशन का एक अंग रहा है, और ये बताते हुए मुझे आनंद और प्रसन्नता उसी मिशन का एक भाग है। चीता को फिर से भारत में और विशेषकर मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर में फिर से लाकर बसाने का ये हमारे केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी का, उनकी पूरी टीम का, भारत सरकार की डीजी फॉरेस्ट सहित संबंधित विभागों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने तकनीकी मार्गदर्शन से लेके हर आवश्यक व्यवस्था स्टैंडर्ड के अनुसार चीतों को पुनर्वसित करने के लिए कैसे की जाए, उसका पूरा मध्य प्रदेश के वन विभाग के साथ मिलके पूरी व्यवस्था की है, पूरा इंतजाम किया है। और आज भूपेंद्र जी खुद यहाँ निरीक्षण करने आए हैं। ये पास में ही 2 बाड़े हैं जहाँ प्रधानमंत्री जी चीतों को छोड़ने का काम करेंगे। यहाँ वो क्वारंटाइन रहेंगे और बाद में फिर बड़े बाड़े में छोड़े जाएंगे। आवश्यक सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। भारत सरकार के अधिकारी और मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी पूरे समर्पण के साथ प्राण प्रण से इस काम में लगे हैं। ये कूनो पालपुर की धरती जहां से 20 साल पहले हमने ग्रामीण भाई बहनों को यहां से हटा के दूसरी जगह ले गए थे, हम उनको विस्थापित किया था इस उम्मीद और विश्वास के साथ एक दिन ये क्षेत्र वन्य प्राणियों की दृष्टि से, वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और वो दिन आ गया है। 17 तारीख को चीते यहां आ जाएंगे। इस क्षेत्र को और मध्य प्रदेश को टूरिज्म की दृष्टि से इसका बहुत लाभ मिलेगा। इसलिए एक तरफ हम चीते भी ला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे स्थानीय रहवासी जिनको हमने विस्थापित करके दूसरी जगह बसाया है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए स्किल सेंटर भी चला रहे हैं, ताकि भविष्य में टूरिज्म की जो गतिविधियां प्रारंभ होंगी वो उसमें गाइड के रूप में, अन्य रूप में वो काम कर सकें और रोजगार भी प्राप्त कर सकें। ये वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का शायद दुनिया का एक सबसे प्रमुख स्थान बनेगा। मैं एक बार फिर भूपेंद्र जी और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, और हम बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं 17 सितंबर का, जब प्रधानमंत्री जी स्वयं आके यहां चीते छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए बताया कि अगर गुजरात के आप ऑफिस पर बिना किसी वारंट के पुलिस रेड मार सकती है, तो सोचिए एक आम गुजराती के साथ गुजरात सरकार और पुलिस क्या कर सकती होगी। आप बहुत जल्द गुजरात में नंबर 1 पार्टी बनने वाली है और एक अच्छा भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त शासन देने का वादा करती है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर रेड की जा सकती है, बिना किसी वारंट के, बिना किसी कागजात के। तो एक आम गुजराती के साथ गुजरात पुलिस और गुजरात सरकार क्या करती होगी? किस डर और दहशत के माहौल में हमारे आम गुजराती भाई गुजरात में रहते होंगे? किस तरीके का गुंडाराज गुजरात के अंदर इस वक्त गुजरात पुलिस का चल रहा होगा? आप इसके बारे में खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हमारा यह मानना है बहुत जल्द आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर नंबर 1 पार्टी बनने वाली है, और हम गुजरात के लोगों को एक अच्छा भ्रष्टाचार मुक्त और सबसे जरूरी भय मुक्त शासन देने का वादा करते हैं। इसके साथ एक बात और है कि जिस तरीके से इस छापे को डाला गया और जिस तरीके से अहमदाबाद पुलिस ने, अभी मैं देख रहा था ट्विटर पे
अपने ऑफिशियल हैंडल से कहा कि हमने इस तरीके की कोई रेड नहीं मारी, इससे एक बात साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। पूरी देश के सामने भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी असलियत सबके सामने आ गई है और लोग भी ये देख रहे हैं कि इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, कुछ नहीं मिला, ईडी के छापे मारे, कुछ नहीं मिला, लॉकअप पे छापे मारे, कुछ नहीं मिला, और अब गुजरात में अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के ऑफिस पे रेड मारी और कुछ नहीं मिला। और ये लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा है और लोग और जनता में इसका भारी। एक प्रेस को संबोधित करते हुए जयराम रमेश ने भाजपा और आरएसएस पे निशान साधा और कहा कि अगर वो आक्रामक होंगे तो हम डबल आक्रामक होंगे, ये समझ लेना चाहिए। दूसरे में उन्होंने कहा कि 7 तारीख को राहुल गांधी जी 3 बजे कहां थे, किस स्मारक में थे, इसका जवाब स्मृति ईरानी को देना चाहिए। अगर उन्हें नया चश्मा चाहिए तो मैं चश्मा देने को भी तैयार हूं। तीसरी ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा मन की बात नहीं होगी, ये जनता की चिंता होगी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये जनता की चिंता के साथ बीजेपी के लिए चिंता हो जाएगी। भाजपा अभी कंटेनर, कभी शर्ट, कभी जूतों को मुद्दा बनाना चाहती है। इससे साफ है कि भाजपा घबराई हुई है। See, the trouble is the RSS and the BJP is not used to aggressive responses from the Congress. When the Congress gives an aggressive response, जब हम आक्रामक होते हैं तब वो पीछे हट जाते हैं। तो ये अगर वो आक्रामक होंगे, हम डबल आक्रामक होंगे, ये समझ लेना चाहिए उनको। ये जो घोटाले में फंसी हुई हैं, बुरी तरीके से फंसी हुई हैं, जो तथ्य सब सामने आए हुए हैं और जिनको सच बोलने की कभी आदत ही नहीं है हमारे प्रधानमंत्री के माफिक। ये प्रधानमंत्री की बीमारी अपने कैबिनेट सहयोगियों में भी फैल गई है। प्रधानमंत्री की बीमारी ये है, वो गलती से सच नहीं बोल सकते। तो हमने दिखाया है 7 तारीख 3 बजे को राहुल गांधी जी कहां थे, किन के स्मारक में थे, उसका जवाब स्मृति ईरानी दे। अगर उनको नया चश्मा चाहिए, मैं वो चश्मा देने के लिए तैयार हूं। मन की बात नहीं होगी, जनता की चिंता होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जनता की चिंता नहीं बल्कि बीजेपी की चिंता भी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं से बयान आ रहे हैं, बिल्कुल झूठे बयान आ रहे हैं, बेबुनियाद बयान आ रहे हैं, बिल्कुल साफ हो गया है जिस तरीके से सोशल मीडिया उनकी फैक्ट्री चल रही है, बिल्कुल साफ हो गया है कि वो घबरा हैं, परेशानी में हैं, वो पीड़ित हैं और वो उनको देखने को मिल रहा है कि जनता से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए। तो वरिष्ठ नेताओं से, कैबिनेट मंत्रियों से जो बुरी तरीके से घोटाले में फंसे हुए हैं, उनके मुंह से झूठ के अलावा तो हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और आज भी उसका एक मिसाल हमें देखने को और सुनने को मिला है। तो ये आलोचना चलती रहेगी। ये जो टिप्पणियां आएंगी इनसे, कंटेनर के बारे में, टी शर्ट के बारे में, जो नहीं कहा गया वो कहा गया, इसके बारे में जहां गए थे उनको कहना वहां नहीं गए थे, पर जिसकी जो फोटो सबूत है उसको इनकारते हुए ऐसी सब टिप्पणियां आते रहेंगी। हम तैयार हैं। हर टिप्पणी का जवाब मैं नहीं देने वाला हूं, उस स्तर पर मैं नहीं गिरूंगा जिस स्तर से गृहमंत्री गिरे हैं और उनके कुछ कैबिनेट के सहयोगी भी गिरे हुए हैं।
अगर कंटेनर के बारे में मुद्दा बनाना चाहते हैं, टी शर्ट के बारे में मुद्दा बनाना चाहते हैं, जूतों के बारे में इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि ये घबराए हुए हैं, ये परेशान हैं और कुछ भी बोल देते हैं। झूठ की फैक्ट्री तो बिल्कुल ओवर टाइम चल रही है अभी, और खास तौर से सोशल मीडिया पर। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक बाद नजर करते हैं आगे की ट्वीट पे। आगे की ट्वीट है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे के बीच पार्टी ने पुलिस पर छापेमारी का आरोप लगाया है। आपने दावा किया कि अहमदाबाद स्थित पार्टी के डेटा ऑफिस में 2 घंटे तक तलाशी ली गई। हालांकि अहमदाबाद पुलिस ने ट्वीट करके आम आदमी पार्टी के दफ्तर में रेड मारने का खंडन किया। आम आदमी पार्टी ने रविवार को छापेमारी का आरोप लगाया था। अहमदाबाद पुलिस ने खंडन के बाद आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने नवरंगपुरा थाने के 2 पुलिसकर्मियों के नाम ट्विटर पर लिखे। इटालिया ने दावा किया कि नवरंगपुरा थाने के पुलिसकर्मी थे और अगर गुजरात पुलिस को लगता है कि कोई रेड नहीं हुई है तो हितेश और पारस नाम के पुलिसकर्मियों की जांच नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन में की जानी चाहिए। हितेश અને પારસ નામના જે કોઈ પણ જમાદારો ત્યાં આવ્યા હતા એમની કોલ રિકોલ કાલ રાતનું કોલ લોકેશન ચેક કરવામાં આવે કે આ વ્યક્તિઓ ખરેખર આ લોકેશન ઉપર હાજર હતા કે નહીં। માત્ર ટ્વીટ ઉપર ભાજપના કહેવાથી ખોટો ખુલાસો કરી દેવાથી સાબિત નહીં થાય। અમે લેખિતમાં રજૂઆત આપવાના છીએ નવરંગપુરા પોલીસને કે જો આ અસલી પોલીસ છે તો આ પોલીસ ભાજપે મોકલેલી છે, જો આ નકલી છે તો આ हितेश અને પારસ નામના વ્યક્તિ ઉપર એફઆઈઆર કરવામાં આવે, બેંકના સીસીટીવી ચેક કરવામાં આવે। આ બંને વ્યક્તિ અસલી પોલીસ હોય તો એના કોલ લોકેશન જે છે ગઈકાલે રાત્રે 8 વાગ્યાને લોકેશન ચેક કરવામાં આવે। પોલીસ પાસે સત્તા છે અને લોકેશનના આધારે નક્કી કરે કે ખરેખર આ વ્યક્તિઓ ત્યાં હતા કે નહોતા। केजरीवाल ने ट्वीट करके ये कहा कि गुजरात में 27 साल शासन करने के बाद 24 घंटे बिजली तक नहीं दे पाए तो फिर लोग आपको और 5 साल क्यों दे। दिल्ली में हमने 5 साल में ही 24 घंटे बिजली कर दी। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आपने 27 साल गुजरात पर शासन किया, तब भी आप 24 घंटे वहां पर बिजली नहीं ला पाए तो लोग आपको 5 साल और क्यों दे। उन्होंने अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए कहा कि हमने 5 साल में पूरी दिल्ली में बिजली ला दी और साथ ही में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल की भी तस्वीर पोस्ट की है जिसमें गुजरात के लोग बिजली से परेशान हैं और वे बिजली की मांग करते हुए आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। केरल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में लोगों की भारी भीड़ उमटी। पार्टी नेता राहुल गांधी ने सुबह वेल्लयानी जंक्शन से पदयात्रा शुरू की। गांधी के साथ पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं लोग गांधी की अगुवाई में शुरू हुई इस यात्रा को देखने के लिए भी सड़क के दोनों ओर एकत्र हुए। इससे पहले रविवार को नेमोम में पहले दिन की यात्रा समाप्त होने पर
गांधी ने कहा कि केरल सभी का सम्मान करता है और खुद को कभी विभाजित नहीं होने देता और न ही नफरत फैलाने देता है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक प्रकार से इन्हीं विचारों का विस्तार है। उन्होंने कहा था कि एकजुट रहना तथा सौहार्द के साथ मिलकर काम करना केरल के लोगों के लिए स्वाभाविक और सामान्य बात है और उन्होंने देश को यह दिखाया है। राहुल गांधी ने कहा कि केरल यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत करता है। यहां न तो सुख को विभाजित होने दिया जाता है और न ही राज्य में नफरत फैलने की इजाजत देता है। तो एक प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा केरल के इस विचार का विस्तार मात्र है। राज्य में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए और दिन बीतने के साथ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। सरकार भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावित ढंग से निपटने और देश को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक मजबूत, सुरक्षित, तेज और आत्मनिर्भर रसद प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में संबंध के शक्ति विषय पर आयोजित पहले भारतीय सेना रसद संगोष्ठी में मुख्य भाषण के दौरान कही। सरकार सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर रसद प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में पहली भारतीय सेना रसद संगोष्ठी में रक्षा मंत्री कहते हैं कि सिस्टम को और मजबूत करने और भविष्य के खतरों के लिए तैयार रहने के लिए नागरिक सैन्य संलयन का आह्वान, स्थापना पर ध्यान दे, सामान्य लॉजिस्टिक नोड्स ताकि एक सेवा के संसाधन बाकियों को निर्बाध रूप से उपलब्ध हो। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन ने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ने का कार्य किया है। साथियों, किसी देश की इकोनॉमी को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक रोबस्ट, सिक्योर और स्पीडी लॉजिस्टिक सप्लाई सिस्टम एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हुआ करती है। आज हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भविष्य में चाहे बैटलफील्ड हो अथवा सिविल सेक्टर, लॉजिस्टिक सस्टेनेंस की क्रिटिकलिटी बढ़ने ही वाली है। ऐसे में अब तक चली आ रही लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था का रिव्यू और 21st सेंचुरी की जरूरतों के अनुसार उसमें रिफॉर्म करना आज के समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। साथियों, डिफेंस सेक्टर में भी लॉजिस्टिक्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले 3 वर्षों में रक्षा मंत्रालय में जो पॉलिसी चेंजेज हुए हैं उसमें तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस एक प्रमुख आयाम है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की स्थापना के साथ हम सर्विसेज के बीच ज्वाइंटनेस की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ज्वाइंटनेस के चलते जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक फायदा हुआ है, लॉजिस्टिक्स उनमें से एक है। शिवराज सिंह ने ट्वीट करते बताया कि जो गांव विस्थापित हुए थे, जिनको अभी तक टोला मजरा मानते हैं, मैं ये फैसला कर रहा हूं कि वे पूरी तौर पर राजस्व ग्राम बनाए जाएंगे ताकि उनको सारी सुविधाएं मिल सके। उनके त्याग को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ से विस्थापित हुए थे, उनको क्या टोला मजरा मानते हैं अभी तक? तो मैं ये फैसला कर रहा हूं कि वो टोला मजरा नहीं रहेंगे, पूरी तरह से राजस्व ग्राम बनाए जाएंगे ताकि सारी सुविधाएं उनको मिल सके। उनके त्याग को मैं फिर प्रणाम करता हूं। अब ये राजस्व विलेज बन जाए, फटाफट कार्रवाई पूरी। उमेश जी ओजस्वी वक्ता, कुशल संगठक, उन्होंने पूरा जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया। ऐसे साथी को खोकर आज पूरा इंदौर और प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता दुखी है। जो आता है उसे जाना है, पर कोई अगर ऐसा चला जाता तो मन में एक गहरी वेदना छोड़कर जाता है। उनकी कमी कभी पूरी नहीं कर सकते। उमेश शर्मा का निधन हम सब लोगों के लिए अकल्पनीय है, एक वज्रपात हुआ है। मुझे तो उम्मीद थी कि हम सब आज फिर मिलेंगे,
वह कल ही गुजरात से लौटे थे। वहां पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी थी और आज बिना कुछ बताए अचानक वे हम सबको छोड़कर चले गए। बीजेपी मध्य प्रदेश के प्रखर प्रवक्ता साथी उमेश शर्मा जी के समय जाने पर हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिजनों को ढांढस बंधाया। दुख की इस घड़ी में हम सब शोकाकुल परिवार के साथ हैं। सर, बड़ी दुखद उमेश शर्मा जी का निधन, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? वज्रपात हुआ है, अकल्पनीय हम सब लोगों के लिए है। मुझे तो उम्मीद थी कि आज हम फिर मिलेंगे। कल ही गुजरात से वो लौटे थे, वहाँ पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी थी और आज बिना कुछ बताए अचानक हम सबको छोड़ के चले गए। ओजस्वी वक्ता, कुशल संगठक, पूरा जीवन जिनने पार्टी को समर्पित कर दिया था, ऐसे साथी को खोके आज पूरा इंदौर दुखी है। पूरे प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ता दुखी हैं। जो आता है उसे जाना है, लेकिन अगर कोई ऐसा चला जाए असमय तो मन में गहरी वेदना छोड़ के जाता है। उनकी कमी हम कभी पूरी नहीं कर सकते। उनका परिवार हम सबका परिवार है, उसके साथ हम खड़े हैं। उनको प्रणाम। अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पे है और उन्होंने आज ऑटो रिक्शा चालकों से भी मुलाकात की। बदलाव की तरफ बढ़ रहे गुजरात के सभी ऑटो चालक भाइयों के साथ उनके मुद्दों पर चर्चा की। आज अहमदाबाद के एक ऑटो ड्राइवर भाई ने बहुत प्यार से अपने घर शाम को खाने पर बुलाया। मैं जरूर जाऊंगा खाने के लिए, ऐसा केजरीवाल ने भी कहा। और गुजरात के हमारे व्यापारी भाइयों के कई सारे मुद्दों और समस्याओं हैं जिन पे हमने चर्चा भी की। नमस्ते सर, मेरा नाम विक्रम दंतानी है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे देखी थी, जो आप पंजाब में ऑटो रिक्शा ड्राइवर के घर खाना खाने गए थे। मैं भी एक गुजराती हूँ, मेरे घर क्या खाना खाने आओगे सर? जरूर आएंगे। थैंक यू। पंजाब के ऑटो वाले के घर गए थे। पंजाब के ऑटो वाले भी प्यार करते हैं, गुजरात के ऑटो वाले भी प्यार करते हैं। थैंक तो आज शाम को आए? आज शाम को? हाँ सर, थैंक यू। कितने बजे? 8 बजे। मुझे लेने आओगे मेरे होटल पे अपने ऑटो में? हाँ, लेने आऊंगा सर। बहुत अच्छा। मेरे साथ गोपाल भाई और ईशुदान भी आ जाएं आपके घर खाना खाने? हाँ सर, हम तीनों आएंगे। हाँ, ठीक है। थैंक यू। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। भाजपा बहुत ताकतवर पार्टी है। उन्होंने सारे देश को डरा रखा है और खासकर बेचारे मीडिया वालों को तो बहुत डरा रखा है। इनका कसूर नहीं है, ये अच्छे लोग हैं, लेकिन इनके मालिकों को धमकी देते हैं, एडिटर्स को धमकी देते हैं, रिपोर्टर्स को धमकी देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। तो ये लोग बेचारे हमारी बात को दिखा नहीं पाते, पर अपने को चिंता नहीं करनी, हमारे साथ जनता है। तो आप सब लोगों से निवेदन है, सब लोग अपने अपने फोन निकाल लो और मेरी रिकॉर्डिंग करो और अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना सब लोग। उसके बाद मीडिया दिखाए ना दिखाए कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि पंजाब का वीडियो, मैं पंजाब में जब गया था तो एक ऑटो वाले के घर खाना खाने गया था। ऐसे ही ऑटो वालों के साथ बातचीत कर रहा था तो एक ऑटो वाला खड़ा हुआ वहां पे पंजाब के अंदर, उसने कहा कि सर मेरे घर खाना खाने आएंगे? मैंने कहा जरूर आएंगे। आज इन्होंने कहा कि पंजाब में गए थे खाना खाने, गुजरात में नहीं आएंगे क्या? मैंने कहा जरूर आएंगे, आज शाम को जाएंगे। तो दोस्तों, दिल्ली के ऑटो वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, पंजाब के ऑटो वाले भी मुझे बहुत प्यार करते हैं।
और अब गुजरात के ऑटो वाले भी मुझे बहुत प्यार करने लग गए हैं और मैं भी आप लोगों को बहुत प्यार करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 27 साल से गुजरात में भाजपा का शासन है, कभी एक बार भी भाजपा के किसी मुख्यमंत्री या मंत्री ने आपके साथ ऐसे आमने सामने बैठ के बातचीत की? संबित पात्रा ने ट्वीट किया और वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी का वीडियो शेयर किया और उन्होंने लिखा कि 2014 से हमारी सरकार ने भारत के डेयरी सेक्टर के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया। 2014 में भारत में 146 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था, अब यह बढ़कर 210 मिलियन टन तक पहुंच गया है, यानी करीब करीब 44% की वृद्धि हुई है। साथियों, 2014 के बाद से हमारी सरकार ने भारत के डेयरी सेक्टर के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है। आज इसका परिणाम मिल्क प्रोडक्शन से लेकर किसानों की बड़ी आय में भी नजर आ रहा है। 2014 में भारत में 146 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था, अब ये बढ़कर 210 मिलियन टन तक पहुंच गया है, यानी करीब करीब 44% की वृद्धि। आज पूरे विश्व में मिल्क प्रोडक्शन 2% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि भारत में इसकी रफ्तार 6% से भी ज्यादा है। भारत में दूध की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पूरे विश्व के औसत से कहीं ज्यादा है। बीते 3-4 वर्षों में ही भारत के छोटे किसानों ने बैंक खातों में हमारी सरकार ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा डेयरी सेक्टर से जुड़े किसानों के खातों में भी आया है। साथियों, आज हमारा फोकस देश में एक संतुलित डेयरी इकोसिस्टम के निर्माण पर है। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें हमारा ध्यान दूध और उससे जुड़े उत्पादों की क्वालिटी पर तो है ही, बल्कि दूसरी चुनौतियों के समाधान पर भी है। किसान को अतिरिक्त आय, गरीब का सशक्तिकरण, स्वच्छता, केमिकल फ्री खेती, क्लीन एनर्जी और पशुओं की केयर, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। यानी हम डेयरी सेक्टर को, पशुपालन को भारत के गांवों में ग्रीन और सस्टेनेबल ग्रोथ का बहुत बड़ा माध्यम बना रहे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोवर्धन योजना, डेयरी सेक्टर का डिजिटाइजेशन और पशुओं का यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, इसी दिशा में हो रहे प्रयास है। इतना ही नहीं, भारत ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने का जो अभियान चलाया है, वह एनवायरमेंट की दृष्टि से तो महत्व का है ही, लेकिन जो भी जीव दया में विश्वास करते हैं, जो पशुधन में उसके कल्याण में विश्वास करते हैं, उनको मालूम है कि प्लास्टिक पशुओं के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है, गाय और भैंस के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है। उस सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बंद करने का, खत्म करने का हमने बहुत लगातार प्रयास आरंभ किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज ध्रंग विधानसभा क्षेत्र में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह में भाग लिया। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे इन कार्यक्रमों के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। इंडियन आर्मी ने
अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा कि सन 1897 में आज के दिन 36 सिख बटालियन के 21 बहादुर सैनिकों ने 10,000 से ज्यादा दुश्मनों के खिलाफ अदम्य वीरता से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। अनुकरणीय शौर्य व बलिदान के लिए सभी 21 सैनिक मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किए गए। बता दें कि इस संपूर्ण घटना पर अक्षय कुमार की फिल्म केसरी भी बनी है। ऐसे ही ट्वीट और किस ट्वीट पे किसने क्या कहा और कौन से ट्वीट पे ट्वीट वॉर हुई, उस पे भी नजर रहेगी हमारी। देखते रहिए ट्विटर से। पर विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।